हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ ख़त्म की है, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन। और जैसे ही परम्यूटेशन ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग फिर कॉम्बिनेशन शुरू कर देंगे। कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन परम्यूटेशन हम लोग पढ़ना क्यों शुरू कर रहे हैं? परम्यूटेशन हम लोग इसलिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि परम्यूटेशन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा व्यापम में के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, MPSI या MP कांस्टेबल, उसमें भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? उसके अलावा आजकल SSC में भी कहीं कहीं पे परम्यूटेशन का यूज़ हो जाता है, इसलिए हम लोग परम्यूटेशन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं परम्यूटेशन। तो अगर परम्यूटेशन की बात की जाए तो परम्यूटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कहीं पे जहाँ पे किसी चीज़ में क्रम का ध्यान रखा जाए, जहाँ पे भी किसी चीज़ में क्रम का ध्यान रखा जाए वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्रम का ध्यान का रखने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास या दो चेयर हैं, मेरे पास दो चेयर हैं, ठीक है, और मेरे पास दो बंदे हैं। क्लियर है? मेरे पास दो चेयर और मेरे पास दो बंदे। तो मान लीजिए पहला बंदा यहाँ बैठ गया, दूसरा बंदा यहाँ बैठ गया। क्लियर है? लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इन दोनों का क्रम बदल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दूसरा बंदा बैठा दिया और यहाँ पे पहला बंदा बैठा दिया। ठीक है। तो जहाँ पे भी हम क्रम का ध्यान रखते हैं वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्रमबद्ध, दी गई वस्तुओं को अगर मैं क्रमबद्ध ढंग से अरेंज करता हूँ, क्रमबद्ध ढंग से अरेंज करता हूँ, तो वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? ठीक है। और परम्यूटेशन का मतलब ये होता है, परम्यूटेशन का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट की बात हो वहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में और आपसे बात करूं, क्लियर है, तो मैं थोड़ी सी आपसे और बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट A है, दूसरा ऑब्जेक्ट, पहले मैं इसका एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं कि आखिर ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड एकदम बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूले का यूज़ करना भी आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, A B C। A अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है, B अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है और C अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? अलग अलग प्रकार की वस्तुएं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फिर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं। क्लियर? ठीक। हमसे पहली बार कहा गया कि जो A B C अलग अलग तरीके की वस्तुएं, इनको एक बार में केवल एक ही वस्तु को क्या करना? अरेंज करना। एक बार में केवल कितनी वस्तु को अरेंज करना? एक वस्तु को। अगर एक बार में केवल एक वस्तु को अरेंज करना है, इसका मतलब एक बार में मैं केवल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वस्तुएं ले सकता हूँ? एक वस्तु ले सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं एक बार में केवल एक ही वस्तु ले सकता हूँ, इसका मतलब मान लीजिए मैंने पहली बार में A को उठा लिया, मैंने पहली बार में A को उठा, A को अरेंज कर दिया। अब अगली बार में, क्योंकि एक बार में एक ही वस्तु ले सकते हैं, अब A को ले चुके हैं, इसका मतलब अगली बार में किसको लेंगे? B को लेंगे, और अगली बार में किसको लेंगे? C को लेंगे। इसका मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ अगर मैं अरेंजमेंट देखूँ, अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए? 3। जब 3 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थीं और उनको मुझे अरेंज कैसे कराना था? एक बार में एक ही वस्तु लेके अरेंज कराना था, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए? 3 आ गए। क्लियर? इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं एक बार में दो ऑब्जेक्ट को
हमसे किसी ने कहा कि अब की बार एक बार में एक एक ऑब्जेक्ट को नहीं अरेंज कराना है, एक बार में दो दो ऑब्जेक्ट को अरेंज कराना है। अगर मुझे एक बार में दो दो ऑब्जेक्ट को अरेंज कराना है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने पहली बार में अब दो दो ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, तो पहली बार में मैंने ए बी को अरेंज करा दिया, ठीक। अगली बार में बी सी को अरेंज करा सकता हूँ, अगली बार में सी ए को अरेंज करा सकता हूँ। क्लियर है। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पे अगर ए पहले और बी बाद में आए तो बी भी तो पहले आ सकता है ना। इसका मतलब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए, बी सी को क्या लिख सकता हूँ, सी बी, सी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए सी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब मैंने एक बार में दो दो ऑब्जेक्ट लेने शुरू किए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए, 6 आ गए। क्लियर है, क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए एक बार में, मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज कराना है, मतलब एक बार में 3 वस्तुएं एक साथ अरेंज करानी है। अगर एक बार में 3 वस्तुएं एक साथ अरेंज करानी है तो अब मैं कैसे लूँगा, पहली बार में मैं तीनों को ले लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी को अरेंज करा दिया, ए बी सी के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी ए भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। इसी तरह मैं सी ए बी भी लिख सकता हूँ। भाई ए बी सी लिखा, फिर मैंने बी को थोड़ा आगे कर दिया, सी को बीच में कर दिया, ए को लास्ट में कर दिया, बी सी ए और सी ए बी भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो ए बी सी ए भी आपस में अरेंज हो सकता है। कैसे अरेंज हो सकता है, ए बी सी को मैंने क्या किया, ए को रोक के रखा, बी सी को क्या लिख दिया, ए सी भी लिख दिया। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह बी सी ए को क्या लिख सकता हूँ, बी ए सी लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बी ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए, 6 आ गए। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने एक बार में एक ही आर्टिकल को लिया, जैसे मेरे पास 3 अलग अलग तरीके की वस्तुएं थी और मैंने यहाँ पे एक बार में केवल एक ही आर्टिकल को अरेंज कराने की कोशिश की, तो पहली बार मैंने ए को अरेंज कराया, फिर बी को कराया, फिर सी को कराया, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए, 3। इसी तरह दो दो ऑब्जेक्ट को अरेंज कराऊंगा तो पहली बार में ए बी को, फिर बी सी को, फिर सी को, और ये दोनों आपस में अपना क्रम बदल सकते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है परम्यूटेशन। अगर चैप्टर का नाम परम्यूटेशन है इसका मतलब यहाँ पे मैं तीनों यहाँ पे क्रम को बदल सकता हूँ। अरेंजमेंट का मतलब ही होता है कि आप जितने तरीके से क्रम बदल सके उतने तरीके से क्रम बदल दीजिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो परम्यूटेशन का जो था वो एकदम बेसिक मेथड था। क्या था, बेसिक मेथड, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं ये आर क्या है, आर है बेटा, लिख लीजिए, आर के बारे में भी जान लीजिए। आर जो होता है वो क्या होता है, आर होता है टेकन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। टेकन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में ली गई वस्तुएं। टेकन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। क्लियर है। एन है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आर क्या है, टेकन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एक बार में ली गई वस्तुएं। क्लियर, ठीक है। इसको हटा दूं, इसको नोट कर लीजिए। ये बेसिक है एकदम कि मैं कैसे आर्टिकल्स को अरेंज कराता हूँ, ये मैंने यही बताया। अब मैं इसके ऊपर थोड़े कुछ फॉर्मूले की भी बात करूँगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने लिए थे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n लिए थे और परम्यूटेशन को p से लिखा जाता है और टेकन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम को r से लिखा जाता है, ठीक है। तो जब परम्यूटेशन में जो एक फॉर्मूला बनता है वो NPR बनता है, ठीक है। NPR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। क्लियर है। NPR इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो n की वैल्यू होती है वो या तो r से बड़ी होती है या तो r के बराबर होती है। n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा टेकन ऑब्जेक्ट से या तो ज़्यादा होंगे या तो उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को जैसे मान लीजिए मैं ओपन कराऊँ तो फैक्टोरियल n को कैसे ओपन कराऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से n बाहर ले लिया। अगर n बाहर ले लिया इसका मतलब एक कम हो गया, तो अब यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1। मान लीजिए फिर n माइनस 1 भी बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, n माइनस 2, फिर n माइनस 3। क्लियर है। इसी तरीके कहाँ से चला जाएगा, 1 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जब भी फैक्टोरियल को हम लोग ओपन कराते हैं तो जो भी नंबर लिखा रहता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे अब जो भी नंबर आएगा उसमें 1 की कमी आ जाएगी, फिर अगले नंबर में 1 की फिर कमी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 0, ठीक, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है,
हाँ समझ में आ रही। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये जो मैं वैल्यूज़ यहाँ लिख रहा हूँ उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लियर। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1, मैंने कहा था ना। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, क्लियर। जैसे मान लीजिए 2 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 1 बचेगा, क्लियर है। अब मैं अगर 1 को और बाहर ले लूँ तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 क्या आता है, 1। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसी तरह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, या 3 दूना 6। कहने का मतलब ये कि जो भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा रहेगा उसमें से एक एक कम करके लिखते जाइए और सबको मल्टीप्लाई कर दिए और तब तक करिए जब तक कि 1, मतलब कि लास्ट में आपको 1 लिखना है यहाँ पे, क्लियर है। जैसे 3 था तो 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ करना नहीं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 6 आया, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 थी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 24, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखती तो 24 पंचे 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू देखनी है तो 120 छक्का 720, क्लियर है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू देखनी है तो 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 5040 आ जाएगा। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी, 40320। कैसे आएगी, 5040 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 9 की बात करूँ तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 बाहर निकाला तो अंदर 1 कम हो गया तो फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो यहाँ 40320 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपको एनपीआर में ये फॉर्मूला याद रखना है, एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है, क्लियर है। उसके अलावा फैक्टोरियल ओपन करने का ये तरीका होता है, फैक्टोरियल ये सब की वैल्यू ये होती है। बात समझ में क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट रहता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आखिर 1 की होती है। ये भी मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको हटा दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोग के मन में ये डाउट रहता है हमेशा कि आखिर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 की होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को मैंने क्या लिखा था, n इंटू, मैं फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्लियर है। अगर मैं मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ, क्या रख दूँ, 1। अगर n बराबर 1 रख दूँ तो यहाँ क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, क्लियर। तो फैक्टोरियल 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1 के लिए क्या आती है 1, तो इसीलिए फैक्टोरियल 0 के लिए क्या आती है 1, ठीक है। बस इस वाले फॉर्मूले में आप यहाँ पे n के वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो आपका प्रूफ हो जाता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आखिर 1 क्यों होती है, क्लियर है, ठीक है। हटा दो इसको, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है फैक्टोरियल वाला, एनपीआर वाला, एनपीआर का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसे भी फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़े से आपको एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए 6p2, आपसे कहीं पूछा गया कि 6p2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 6p2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n की जगह 6, r की जगह 2 है, तो मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 में से 2 गया 4, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए सॉरी, जैसे मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है हमेशा उसी को ओपन करते हैं, कहाँ तक, छोटे वाले तक, क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 बाहर निकाला, 5 बाहर निकाला, तो अंदर अब क्या बचेगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा और अपॉन क्या, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 पंचे क्या आ गया 30, तो 6p2 की वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहीं पे लिखूँ 15p3 लिखूँ, ठीक है। तो 15p3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 3 12, ठीक है। तो 15 को ओपन करूँगी तो क्या आएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 और इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12। तो फैक्टोरियल 12 कर दिया, 15 इंटू 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो फैक्ट यहाँ पे अगर कभी भी इस तरह से सॉल्व करने का आएगा तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7p3 लिखा हुआ है, तो 7p3 कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 4, क्लियर है। इसी तरह 7 को अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 पंचे 30 और यहाँ कितना आ गया? 210, क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया था ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको फैक्टोरियल का फॉर्मूला इस तरह से नहीं यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं आपको बिना फॉर्मूले का यूज़ कराए बिना भी आंसर ले आ सकता हूँ, ठीक है। कैसे ला सकता हूँ ज़रा ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था 6p2 लिखा था, कुछ लोग क्या करते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, उससे आंसर आता है। लेकिन थोड़ा सा मैं ध्यान से बात सुनिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। क्या करना है? 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। अगर 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा? 6, पहले तो 6 आएगा इंटू 5, तो आंसर क्या आ गया? 30, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 15p2, 15 को बस 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 15 गुणे 14, ठीक है। और 15 गुणे 14 कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196, 196 में 14 ऐड करेंगे कितना आएगा? 210 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5p3, तो 5p3 को क्या लिख सकते हैं? 5 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 और 20, 20 3 60, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 7p2 कह दूँ, ठीक है, तो 7 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, क्या आएगा? 7 इंटू 6, तो 7 छंग कितना हो गया? 42। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तो फॉर्मूला भी यूज़ करना है, फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो आपको क्या करना है? बस ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना उतनी बार, ठीक है। चलिए हटा दो इसको, चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, तो फॉर्मूले थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ NP1, ये सब ध्यान रखेंगे तो आपसे ज़्यादा आसान रहेगा। NP1 की वैल्यू क्या होती है? मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n-1 होगा, ठीक है। n-1 से बड़ा, तो n मैंने बाहर निकाला तो बाहर, अंदर फैक्टोरियल n-1 आएगा और अंदर भी क्या आएगा यहाँ पे, तो n-1 से n-1 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा? n बचा, क्लियर है सबको, ठीक है। तो NP1 की वैल्यू क्या आती है? n आती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, NP1 की वैल्यू क्या होगी? n होगी, ठीक है। इसी तरह से NP0 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-0, तो n-0 तो n ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो, तो NP0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ NPN क्या होता है? तो NPN के लिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n, फैक्टोरियल n-n 0 होगा, फैक्टोरियल 0 1, तो NPN क्या आता है? फैक्टोरियल n आता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं भी लिखा है, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 100p1, क्या लिखा है? 100p1, तो 100p1 के लिए सोचना कुछ भी नहीं है, सीधे क्या लिख देना है? 100 लिख देना है, क्लियर है। 100p1 मतलब 100, कहीं लिखा 100p0 मतलब 1, ठीक है। कहीं 100p100 लिखा है तो फैक्टोरियल 100, बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो कैसे करना समझ में आ गया, ठीक। चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एंड और का, क्या कॉन्सेप्ट आता है? एंड का और का, क्लियर है। तो एंड और का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लीजिए। कहीं पे आपके क्वेश्चन में अगर एंड लिखा है, इसको मैं आगे चल के और इलेबोरेट करूंगा, लेकिन अभी बस सुन लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में मान लीजिए एंड लिखा है, तो एंड का मतलब होता है बेटा होता है इनटू। एंड का मतलब क्या होता है? इनटू। हमेशा कभी भी एंड लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है? इनटू। और कहीं पे भी और लिखा रहे, और का मतलब क्या होता है? प्लस, क्लियर है। कभी भी क्वेश्चन में अगर एंड लिखा रहेगा तो एंड का मतलब आपको इनटू पढ़ना है, और का मतलब क्या पढ़ना है? प्लस पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आगे चल के और इलेबोरेट करूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज़ होगा, तो कॉम्बिनेशन में चल के मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए
उसके अलावा और क्या बातें करनी है, ये सब तो बातें हो ही गई हैं, ठीक है। थोड़ी सी और मैं बातें करना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये मैं बोलने जा रहा था। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज, एक मिनट, नंबर ऑफ वेज of arranging an distinct object and distinct object, number of ways of arranging an distinct object in a circle, clear है, is इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए n अलग अलग तरीके की वस्तुएं हैं और उनको अगर मुझे सर्कुलर वे में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, सर्कुलर वे में अरेंज करना है, तो सर्कुलर वे में हम कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल n। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपको दी गई है, तो n माइनस फैक्टोरियल n माइनस वन करेंगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से इफ क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसीडर्ड, मतलब कि अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट अगर मुझे कंसीडर करने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एज इन नेकलेस, नेकलेस वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एज इन नेकलेस एंड गार्लैंड, ठीक है, हार वाला क्वेश्चन आता है ना बेटा, गार्लैंड एक्सेट्रा, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर फैक्टोरियल n-1/2, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अगर मान लीजिए मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्योंकि भाई कोई भी माला या फूलों की माला होती तो आप तो उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरह से देख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों तरह से देखेंगे, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी जैसे मोतियों की माला उसको क्लॉकवाइज देखे तब भी वो ऐसे ही दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज देखे तब भी वैसे ही दिखेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, फैक्टोरियल n-1/2। जैसे मान लो कुछ लोग बैठे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, हटा दो इसको। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, सीधे अब हम लोग क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं ना। तो क्वेश्चन से हम लोग को और बातें क्लियर होंगी। परम्यूटेशन में लगभग मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा, बस आप डेली का डेली क्लास लेते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ लेटर डिसिमिलर थिंग्स। क्या बताने जा रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स डिसिमिलर थिंग्स। जैसे मान लीजिए यहाँ हेडिंग डालना हो तो डाल दीजिए अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स का मुझे अरेंजमेंट करना है, और कैसे लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, डिसिमिलर टाइप के, ठीक है। डिसिमिलर जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। परम्यूटेशन में पढ़ने को तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं बस वही सब हमें करना है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर डिसिमिलर थिंग्स का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ लेटर डिसिमिलर थिंग्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं एक शब्द लूँगा, ठीक है, और उस शब्द के अंदर जो लेटर होंगे, बेटा वो अलग अलग तरीके के होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। कैसे, जैसे देख लीजिए मैं एक लेटर लेता हूँ दिल्ली,
लेता हूँ, मैंने एक शब्द लिया दिल्ली, क्या लिया, दिल्ली, ठीक है। तो आप देखिए जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में आप देखिए इस शब्द में 5 लेटर हैं और जो 5 लेटर है वो कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। डी अपने आप में एक अलग लेटर, ई अपने आप में एक अलग लेटर, एल अपने आप में एक अलग लेटर है, एच अपने आप में अलग लेटर है, आई अपने आप में एक अलग लेटर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दिल्ली को हमसे कहा जा रहा है कि इस दिल्ली को हमें अरेंज करना है, क्या करना है, इसमें दिए गए लेटर्स का अरेंज करना, मतलब दिल्ली को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, दिल्ली को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ये हमें सीखना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुछ करना नहीं होता है, सबसे पहले इसको करने का पहला तरीका ये है कि आपने बॉक्स बना लिया, ठीक, आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है, दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर है इसलिए मैंने 5 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, अभी आगे चल के इसमें मैं कंडीशन भी लगाऊंगा। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अभी मैं केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली था, दिल्ली को मुझे अरेंज कराना था, तो दिल्ली को मुझे अरेंज कैसे कराना है, क्योंकि दिल्ली में 5 लेटर है, इन 5 लेटर को अरेंज कराना है। आप ध्यान सुनिएगा, आपको सोचिए यहाँ पे पहला प्लेस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये 5वां, ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं इन 5 लेटर से कहूँ, तो इन 5 लेटर में से हर एक लेटर कहेगा कि मुझको भी यहाँ आना, मुझको भी, मतलब ये भी डी भी कहेगा मुझको भी आना, ई भी यहाँ आना चाहेगा, एल भी यहाँ आना चाहेगा, एच भी आना चाहेगा, आई भी आना चाहेगा, हर एक लेटर आना चाहेगा, ठीक है। अगर हर एक लेटर यहाँ आना चाहेगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 में से आएगा कोई एक लेटर, लेकिन यहाँ पे 5 लेटर आने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस बॉक्स में 5 में से कोई एक लेटर आ गया, क्लियर है, 5 में से कोई एक लेटर आ गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर 5 में से कोई एक लेटर, मतलब यहाँ पे आने की जो संभावना है बेटा, वो 5 के आने की संभावना है ना, यहाँ डी भी आ सकता है, ई भी, एल भी, एच भी, आई भी, ठीक है, सब आ सकते हैं। लेकिन 5 में से कोई एक लेटर ही आएगा, तो 5 में से कोई एक लेटर यहाँ आ गया। अगर 5 में से कोई एक लेटर आ गया तो बचे कितने बेटा, 4। तो इसका मतलब अगले वाले बॉक्स में 4 में से कोई एक लेटर आएगा। अब यहाँ पे 4, एक लेटर यहाँ पे आ गया, एक लेटर यहाँ आ गया, बचे कितने, 3। इसका मतलब अगले वाले बॉक्स में 3 में से कोई आएगा, अगले में 2 में से, अगले में 1 में से कोई एक लेटर आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो 5 4 3 2 1 है, इन सबको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120। इसका मतलब दिल्ली को डिसिमिलर टाइप मानते हुए अगर मैं अरेंज कराऊंगा तो कितने तरीकों से दिल्ली को अरेंज किया जा सकता है, 120 तरीकों से। इसका मतलब 120 तरीके के शब्द बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका कोई, मतलब कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो 120 शब्द बनेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ ही निकलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अर्थ निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता, लेकिन हाँ जो अरेंजमेंट के बाद शब्द बनेंगे वो कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया लखनऊ, LUCKNOW। अभी मैं डिसिमिलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको दिल्ली को लिखने का मैं एक और तरीका बता सकता हूँ आपको। अगर दिल्ली को और आसान तरीके से करना है तो कुछ करना नहीं, बस गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सीधे क्या कर दीजिए, फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल 5 कर दीजिए, आंसर आ गया। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मैंने बता रखी कितनी होती है बेटा, 120 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120 बता रखी है, ठीक है। इसी तरह जैसे लखनऊ को अरेंज करना है, लखनऊ को अरेंज कराने के लिए क्या कर लीजिए, डिब्बे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 60 डिब्बे मैंने बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 60 डिब्बे बने, यहाँ पे लखनऊ में क्योंकि लेटर 7 हो, 7 अपने आप में अलग अलग लेटर है, इसका मतलब यहाँ पे 7 में से कोई एक लेटर आएगा। 7 में से कोई एक यहाँ आ चुका है, तो बचे कितने, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अंश बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई और शब्द लेता हूँ, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, और कोई शब्द लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने थिंग्स ही ले लिया, क्या ले लिया, थिंग्स, THINGS, ठीक है। मैंने थिंग्स ले लिया। अगर मुझे थिंग्स को, अब यहाँ लखनऊ को भी मैं डायरेक्ट अरेंज कर सकता हूँ, कैसे, सीधे 7 लेटर है, फैक्टोरियल 7 लिखा, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, इन सबको मल्टीप्लाई भी करना बेटा, ठीक है। यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई भी करना, आपको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आए, ठीक है। फैक्टोरियल 7 के लिए मैंने क्या बताई, 5040, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5040, ठीक है। अब थिंग्स को मैं अरेंज कराने जा रहा हूँ। थिंग्स को अरेंज करना, तो थिंग्स को ऐसा रहेगा, क्योंकि 6 लेटर है तो यहाँ पे 6 डिब्बे मैंने बना लिए।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब थिंग्स में पहली बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि 6 लेटर है, इसका मतलब 6 में से कोई एक लेटर यहाँ आएगा, यहाँ पे 5 में से कोई एक आएगा, मतलब 6 में से कोई एक आ गया, बचे कितने 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 720 होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है बेटा 720। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। अभी एकदम ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो हमने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया रीवा ही ले लिया, ठीक है, रीवा ले लिया, रीवा में भी हर एक लेटर अलग अलग तरीके का। अब ये रीवा ले लिया तो रीवा में आप देख रहे हैं कि जो मैंने शब्द लिया उसमें हर एक लेटर अलग अलग तरीके का, तो यहाँ पे मैंने 4 क्या बना लिए, डिब्बे बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिब्बे बना लिए। तो इसका मतलब इन 4 में से कोई एक यहाँ आएगा, मतलब इसका मतलब यहाँ पहले ये भी आ सकता है, ये भी, लेकिन 4 में से कोई एक आए तो कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। 4 में से कोई एक आ गया, बचे कितने 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सबको मल्टीप्लाई है, 4 3 12, 12 दूना 24, तो आंसर क्या आ गया 24। नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल क्या 4 की वैल्यू क्या होती है 24 होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जल्दी जल्दी मैं आपको परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल की क्लास में आप जितना भी ये पढ़ाएंगे इसको रिवाइज करके रखिएगा, कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।